Okay, starting from the previous class, in the last class we were discussing about dipole moment. लास्ट क्लास में हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे. Just wait for a second. डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट में हम लोगों ने पढ़ क्या लिया था, ध्यान से सुनिएगा. Just wait for a second. Wait for a second, everyone. चलिए, अच्छी बात है. रिकॉर्डिंग में भूल गया आज. बोलिए, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सभी को? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सौम्या जी, आपको समझ में आई? चलिए, डाइपोल मोमेंट में बस 3 केसेस याद रखना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक, कौन कौन सी, ध्यान से देख लीजिए. पहला केस ये वाला. यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके पूरे चांसेस हैं. पहला केस ये था. केस 2 ये था. समरी में लिखा रहा हूँ इसका, जितना आप पढ़े हैं. लास्ट केस ये. इसका रीजन क्या होगा? CCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन CF. That is why dipole moment of CCl is greater than CF. ये पहले वाले का रीजन है. दूसरे वाले का रीजन म्यू आर इक्वल्स टू, दोनों वेक्टर्स की क्या टच होगी? टेल. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा. और μ1 बराबर क्या होगा? μ1 इक्वल्स टू μ2. और आप लिख दीजिएगा थीटा बढ़ेगा, cos थीटा डिक्रीज होगा, म्यू आर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. मतलब कि म्यू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा. तो जिसका थीटा सबसे बड़ा उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे कम. और ये वाला केस तो आप देख ही रहे हो, CCl4. इसकी वैल्यू 0, फिर इसकी भी वैल्यू 0. दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0. इससे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी. अगर ये μ1 है और ये μ2 है तो यहाँ पर क्या आएगा? μ2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. μ2 ग्रेटर है तो वैल्यू आएगी μ2 माइनस μ1. और लास्ट केस देख लीजिए. लास्ट केस इसको एक बार और देख लीजिए. CHCl3. CHCl3 किसको बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म. ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर वेक्टर का डायरेक्शन Cl की तरफ और कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. तो अगर ये μ1 है और ये μ2 है तो आपको पता होना चाहिए कार्बन Cl का बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH. तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है.
तो यहाँ पर वैल्यू आएगी μ2 माइनस μ1, ये दोनों वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन है, और वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी μr विल कम आउट टू बी μ2 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर माइनस 2 μ1 μ2 cos थीटा। लास्ट वाला केस देख लो, अगर सिस में है तो एक इधर, ये इधर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो वेक्टर होगा इसका रिजल्टेंट इधर होगा, इसको μr1 कह दे रहे हैं, और इसका ऊपर μr2, यहां भी सब्सट्रैक्ट होगा। याद रखेंगे ये तीनों केसेस, ये पूरा याद रखेंगे, डाइपोल मोमेंट याद रखेंगे। डाइपोल मोमेंट पे आएगा बेटा तो क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों से आएगा, देखो इन दोनों से, ऊपर के दोनों केसेस से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से इससे नहीं आएगा, ऊपर वाले दोनों से आएगा। ठीक, ये सिर्फ नहीं पूछेंगे, रेयर चांसेस है कि पूछ लें। तभी मैंने करा दिया, आपके बुक में दिया नहीं था तभी मैंने करा दिया, शायद एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में है। अगली हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था, मेल्टिंग पॉइंट कर लिया था, डाइपोल मोमेंट कर लिया, फिजिकल स्टेट कर लिया, कलर कर लिया, स्मेल कर लिया। अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। इसमें लिखिए, याद रखना जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिसमें एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। हेलो एल्केन्स भले ही पोलर है मगर ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, लिख लो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दो आर पोलर, they do not dissolve in water. Just wait for a second. Just wait for a second. देखो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दो आर पोलर, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। रीजन अभी लिखा रहा हूं, क्यों नहीं होंगे ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ strong hydrogen bonding, because of strong hydrogen bonding between water molecules, अभी समझा रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। Just wait for a second. ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक, और ये वाटर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा।
Just wait for a second. My laptop is hanging. I don't know why. Just wait for a second. चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने क्लोरो ये लिया है हेलो एल्केन, और इसको हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। किसमें? पानी में। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। CH3Cl में यहाँ पर इस पे कौन सा चार्ज होगा? डेल नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज होगा? डेल पॉजिटिव। यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो इस क्लोरीन और इस CH3 के बीच ये एक डाइपोल है, एक डाइपोल ये है, और एक डाइपोल ये है। तो एक डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो दो मॉलिक्यूल में ये डेल नेगेटिव होगा, इस पे डेल पॉजिटिव। पता है ना कार्बन Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो एक डाइपोल ये हो गया, दूसरा डाइपोल ये हो गया। डाइपोल के एक नेगेटिव चार्ज से दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरीके हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको मिला दिया पानी में, किसको? हेलो एल्केन को पानी में मिला दिया, तो ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। ये बनेगा CH3Cl। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किससे जाके अटैच होगा? वाटर के हाइड्रोजन वाले पास से, क्योंकि इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल पॉजिटिव। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो बॉन्ड बना, बॉन्ड बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर isn't strong as compared to strong dipole dipole interaction as well as hydrogen bonding। तो ध्यान से सुन लो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, दैट वाज डाइपोल डाइपोल फोर्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा था वो कौन सी बॉन्डिंग थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनके बीच की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि CH3Cl वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लग रही है वो बहुत स्ट्रांग है। तो CH3Cl वाटर को, दो वाटर मॉलिक्यूल को कभी भी अलग नहीं कर सकता। ठीक, मतलब कि ये मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, और इन एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को जो छोड़ेगा नहीं, और जब तक ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे वो कभी भी CH3Cl से नहीं जुड़ेगा। और यही कहानी यहाँ पर लगेगी। CH3Cl और CH3Cl के बीच जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो खुद ही स्ट्रांग है, तो CH3Cl और CH3Cl का बीच का बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, और जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा वो H2O से नहीं जुड़ेगा। तो दो कहानी है ना, तो CH3Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है और ये स्ट्रांग फोर्स है।
ठीक। और ना तो वाटर वाटर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और मान लो इन चार्ज बना भी लेते हैं तो जो बॉन्ड बना वो इतना कमजोर होता है कि ये लोग को कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के किसमें बना कन्वर्ट हो जाए, इसमें। इसी वजह से कभी भी, चाहे वो आपका एल्किल हैलाइड हो, मतलब हेलो एल्केन हो, चाहे वाटर के साथ सॉल्यूबल नहीं होते। बट ध्यान से सुन लो, और कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, जैसे फॉर एग्जांपल Na+Cl-, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसको पानी में डालोगे ये तुरंत सॉल्यूबल हो जाएगा। नमक को पानी में डालते हो तो पानी में नमक घुल जाता है कि नहीं, ये पोलर है, और पोलर होने के बाद भी पानी में ये क्या हो गया, घुल जाता है। बट हेलो एल्केन जो है वो पोलर है, मगर वाटर में कभी भी घुलता नहीं है, क्योंकि हेलो एल्केन जब भी पानी में जुड़ेगा तो जो बॉन्ड हेलो एल्केन और पानी के बीच में बनेगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जितना पानी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा था और हेलो एल्केन्स के बीच जितना डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा था। इसी वजह से वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। बताओ ये बात समझ में आई? दो हेलो एल्केन्स के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा, बताइए जल्दी। दो हेलो एल्केन्स के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? अभी लिखा हूं, सामने ही है। दो हेलो एल्केन्स के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है? डाइपोल डाइपोल। ठीक। वाटर के बीच क्या लगेगा फोर्स? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुड। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास दो हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं, दो पानी के। दोनों हेलो एल्केन्स के बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और पानी के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ना तो दो हेलो एल्केन अलग होंगे ना दो वाटर। और मान लो इन चार्ज अलग हो भी गए तो जो बॉन्ड बनेगा हेलो एल्केन और एक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये जाहिर, देखो एक मतलब ये है कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। हेलो एल्केन पानी में सोल्यूबल नहीं है, तब पोलर है तभी पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो कोई पूछ ले क्यों, तो कह देना कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि हेलो एल्केन उसको तोड़ नहीं सकता, और हेलो एल्केन से बीच जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तोड़ सकता। ठीक, तो ये कभी भी सॉल्यूबल नहीं होंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में अगला पॉइंट लिखिए। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिखिए, मैं बोल रहा हूं, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट of low polarity such as petroleum, ether, बेंजीन एसेट्रा। बस इतना लाइन याद रखना। पानी में सोल्यूबल नहीं होते, मगर अगर आप पेट्रोल ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, बेंजीन जिसकी पोलैरिटी कम होती है तो उसमें सोल्यूबल होंगे। जैसे तुमको पता है ना पेट्रोलियम किससे बना होता है? कार्बन से ही तो बना होता है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो ये पोलर नहीं क्या होगा? नॉन पोलर होगा। बेंजीन भी देख लो किसके किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोलैरिटी नहीं होती। ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लो पोलैरिटी। तो क्या याद रखोगे? कंक्लूजन क्या याद रखोगे? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इनसॉल्यूबल इन वाटर। रीजन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग between water molecules as compared to
bond formed between as compared to bond formed between alkane and alcohol. Haloalkane and water, sorry. इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? डाइपोल फोर्स. डाइपोल फोर्स. RX और H2O अगर बॉन्ड बना भी लेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा. ठीक, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होता तब ये बन जाता. ठीक, बट दे आर सोल्यूबल इन, सोल्यूबल का मतलब घुलनशील, बट दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट such as पेट्रोलियम, ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन. जैसे मान लो RX यहाँ पर आपका बेंजीन, तो क्या बेंजीन में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी? क्या बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगती. यहाँ पर डाइपोल फोर्स लगेगा. बट बेंजीन और RX जब जुड़ेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा. इस वजह से ये दोनों सोल्यूबल होते हैं. बेंजीन और हेलोएल्केन सोल्यूबल होते हैं. बोलो ये बात समझ में आई? बेंजीन और अल्केन का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि बेंजीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लग नहीं रही है, इसलिए ये सोल्यूबल होगा बेंजीन में. इसी तरीके ईथर में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगती. ठीक है, तो कोई पूछ ले हेलोएल्केन हेलोएरीन पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं होते, तो लिख देना कि क्योंकि पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, अगली कहानी देखिए. अगली कहानी स्टेबिलिटी. अगली हेडिंग स्टेबिलिटी, मतलब ज्यादा कौन स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी में याद रखना RF इज मोर स्टेबल देन RCl ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RI. मतलब कि CH3F सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH3Cl एज कंपेयर टू CH3Br एज कंपेयर टू CH3I. क्यों? ध्यान से सुन लो. अगर CF, CCl, CI और CBr की बात करें तो तुमको पता होना चाहिए कि CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CCl, फिर CBr और CI. बॉन्ड लेंथ तो पता है ना, C और F के बीच की डिस्टेंस सबसे कम किसमें होगी? फ्लोरीन. CCl में बॉन्ड लेंथ ज्यादा, CI में बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, CBr में बॉन्ड लेंथ और ज्यादा. डाइपोल मोमेंट में ये बात समझाई थी कि कार्बन है, फ्लोरीन छोटा सा एटम है, तो CF के बीच मतलब ये दोनों पास पास होंगे. Cl बड़ा है तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी. Br और बड़ा है तो यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ जाएगी. ठीक, तो याद रखना बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा. उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी. बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? CI. और याद रखना बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और यू कैन से बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिए. आपको पता है नीचे आने पे एटम्स की साइज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. तो CF का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे कम. CCl का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, CBr का बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, CI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा. तो यहाँ पर जिसका बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी. तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? CI की. और सब उससे ज्यादा CBr, फिर CCl, फिर CF. बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा? CI.
फिर CBr, फिर CCl, फिर CF। और याद रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। मतलब कि इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे सरल है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसको तोड़ने में कठिनाई होगी, उनके बीच का बॉन्ड। तो CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। इसीलिए अरे ऐसे समझिए कि आप अपने घर के नजदीक हैं तो आपका फैमिली से जो रिलेशन होगा वो स्ट्रांग होगा। अब आप के घर वाले यहाँ हैं और आप दिल्ली में हैं तो आपके बीच की बॉन्डिंग क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो यहाँ पर आपको कोई भी किडनैप कर सकता है, उठा ले जा सकता है, मगर यहाँ पर F को कोई किडनैप नहीं कर सकता। मतलब कि फ्लोरीन कार्बन से जुट के रहेगा, ये कभी भी फ्लोरीन कार्बन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो CF का बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, और जिसका बॉन्ड टूटेगा नहीं वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल CF होगा, फिर CCl होगा, फिर CBr होगा, फिर CI। तो कोई बोल दे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में। चलिए लिखिए आप लोग क्वेश्चन। CH3F, CH3Cl, CH3Bi, CH3Br। ध्यान से देख लो, 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। जल्दी करो, टाइम नहीं है। 4 3। देख लो, बॉन्ड लेंथ पूछा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? 2। 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3। मतलब कि ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करिए। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में। भाई जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, बस एरो को पलट दो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको पता ही है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CH3F, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एकदम छोटा सा है। यहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, डिस्टेंस यहाँ पर और बढ़ गई। यहाँ पर और कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर डेल नेगेटिव होगा यहाँ पर डेल, सॉरी, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। जब एटम्स पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, एटम्स दूर होते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम। तो इस CH3F को जल्दी नहीं तोड़ सकते, मगर CH3I को इजीली तोड़ सकते हो। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। बोलो ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइम बहुत कम है, जल्दी करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके 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 ओके। अगली हेडिंग, अब देख लो, सबसे लीस्ट स्टेबल RI और RBr होंगे। सबसे लीस्ट स्टेबल RI होगा, इसीलिए मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा भी अगर इनको सनलाइट मिल जाए, क्या मिल जाए? सनलाइट, तो ये बना लेंगे Br2। और इसको भी थोड़ा सा भी सनलाइट मिल जाए तो ये बना लेगा I2, ठीक। तो इसीलिए ये ब्रोमीन जो होता है ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। और ये किस कलर का होता है? वायलेट कलर का। इसीलिए हम लोग ब्रोमो अल्केन और आइडो अल्केन को ब्राउन कलर के बॉटल में रखते हैं। ब्राउन कहिए या ट्रांसपेरेंट, ट्रांस वो कहिए, ओपेक कहिए, जिसमें सनलाइट ना जाए, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं। और स्टेबल नहीं होंगे तो ये Br2 में कन्वर्ट हो सकता है और ये I2 में। बोलो ये बात समझ में आई? पहले भी समझाया था। बोलो ये बात समझ में आई? RBr RI स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे बॉटल में रखते हैं जिसमें सनलाइट ना जाए, नहीं तो इनका क्या हो जाएगा? कलर ही बदल जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आज की क्लास तेज स्पीड में ले रहा हूँ, आई थिंक आपको दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर दिक्कत है तो प्लीज वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। लास्ट टॉपिक, इनफ्लेमेबिलिटी।
इनफ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब ज्वलनशील होते हैं कि नहीं है, मतलब कि आग पकड़ेंगे कि नहीं, तो लिखिएगा। अच्छा ये जो ध्यान से सुनो, जो घर पे क्या कहते हैं खाना बनाते हो सिलेंडर, उसमें क्या होता है, जो सिलेंडर आता है घर में उसमें क्या होता है, एलपीजी तो होता ही है, एलपीजी नहीं होता भाई, एलपीजी गाड़ी में भराया जाता है। हाँ मान लो एलपीजी भी है, तो उसका बताओ जो सिलेंडर घर पे आता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन होता है भाई, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखना, नॉर्मल ब्यूटेन होता है। जो घर पे सिलेंडर आता है उसमें ब्यूटेन भरा होता है, जाके आज चेक कर लेना, इट इज मेड अप ऑफ ब्यूटेन। तो ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, और इसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं कि नहीं हम लोग, और ये इनफ्लेमेबल होता है, आग लगती है कि नहीं। तो याद रखना, जो आपके हैलो अल्केन है, दे आर लेस इनफ्लेमेबल एज कंपेयर टू, 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ ले CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 CH2 CH3 में ज्यादा ज्वलनशील कौन होगा, तो हेलो एल्केन्स आर मोर इनफ्लेमेबल, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स आर मोर इनफ्लेमेबल एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। और याद रखना दूसरा पॉइंट, as number of halogen increases, as number of halogen increases the inflammability decreases, मतलब कि हेलोजेंस जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे वो और कम ज्वलनशील होता जाएगा। अगर पूछ लें इसमें सबसे तेज कौन जलेगा, तो सबसे तेज वो जलेगा जिसमें हेलोजन सबसे कम है, और जैसे जैसे हेलोजेंस बढ़ते जाते हैं वो क्या होते हैं, आग नहीं पकड़ते हैं। इसीलिए याद रखो कार्बन टेट्राक्लोराइड को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, और इसको पायरीन भी कहते हैं, ठीक, पायरीन इसको भी कहते हैं और पायरीन इसको भी कहते हैं। तो जो आपको गलत सही पढ़ा रहे हैं उनको समझाइएगा कि पायरीन इसका भी नाम है और पायरीन इसका भी नाम है, ठीक। तो कोई पूछ ले, अब जाके अपने सर से पूछना कि सर व्हाई CHCl4 इज यूज्ड, CCl4 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। रीजन लिख लो कि हैलोजन लगने से, हैलोजन की वजह से आग लगने की प्रवृत्ति क्यों कम हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो CHCl2 है, हैलोजेंस की खासियत होती है कि ये फैट को सॉल्यूबल मतलब अपने अंदर वो कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, और किसी चीज में अगर फैट डिसॉल्व हो जाती है तो वो आग नहीं पकड़ती। आई बात समझ में, हैलोजेंस की खासियत होती है कि वो फैट को डिसॉल्व करते हैं, फैट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं और ऑयल को भी, अपने अंदर फैट और ऑयल डिसॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ये इनफ्लेमेबल नहीं होते हैं, और जितने ज्यादा हैलोजेंस होंगे वो उतना ही ज्यादा फैट डिसॉल्व कर लेंगे, और फैट डिसॉल्व करने से इनफ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है। बोलो ये समझ में आया, कहाँ समझ में आया, ठीक। आज के लेक्चर में सिर्फ डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा एक चीज और सॉल्युबिलिटी में समझ लो, कोई आपसे पूछ ले इसमें सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल कौन होगा, तो याद रखना, अगर पूछ लें कि इन दोनों में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, पानी में तो दोनों सोल्यूबल नहीं होंगे, पानी में दोनों नहीं सोल्यूबल होंगे, मगर कोई पूछ ले बेंजीन में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, तो ये ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट या हाइड्रोकार्बन चेन, इसको भी क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन चेन। याद रखना
हाइड्रोकार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, हाइड्रोकार्बन चेन। तो हाइड्रोकार्बन चेन जितनी बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी इतना ही कम होगा। कोई आपसे पूछ ले अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जल्दी करिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी एबीसी। कोई रीजन पूछ ले तो कह देना जितना हाइड्रोकार्बन पोर्शन बड़ा होगा, हाइड्रोकार्बन चेन जितनी बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, कोई पूछ ले बताओ सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। कोई पूछ ले सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, क्या होगा आंसर? वही, जितना हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? ये भी ध्यान से सुन लो, ये पोर्शन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब इसको पानी से डर लगता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी की तरफ भागता है और ये पानी से दूर भागता है। अब पानी वाला ये हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी बड़ी होगी, हाइड्रोफोबिक वो उतना ज्यादा होगा, वो उतना दूर पानी से भागेगा, और पानी से दूर भागेगा तो वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा। याद रखना, हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, इसको पानी से डर लगता है, और चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से उतना ही दूर भागेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। ये सब आपकी किताब में नहीं दिया गया है, कृपया करके इसको ध्यान से समझ लीजिए। बोलो, यहां तक कथा समझ में आई? हाँ, प्रोपेन भी यूज होता है, बट ब्यूटेन जो होता है बेटा वो ज्यादा परसेंट में यूज होता है। सौम्या, ब्यूटेन इज यूज्ड नियरली 95%। प्रोपेन भी यूज होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब ज्वलनशील होते हैं। आप गोबर गैस का नाम सुने हैं? गोबर गैस में क्या करते हैं? सारी चीजों को सड़ाते हैं, उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और उसी गैस को हम लोग घर में क्या यूज करते हैं? आग जलाने के लिए यूज करते हैं, गैस सिलेंडर्स। तो जितने हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब जलते हैं, मगर हेलो एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में कम ज्वलनशील होते हैं, क्योंकि जो हेलोजन होता है वो फैट डिसॉल्व कर लेता है। अच्छा ऐसे समझो, एक कागज है वो जलता है, अगर कागज पे तुम घी लगा दो तो वो जलेगा क्या? तो हेलोजन का काम यही है, ऑयल डिसॉल्व कर लेता है अपने ऊपर। जब ऑयल की परत जम जाएगी तो वो सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक, घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, कागज को जलाना, फिर कागज को तेल में डाल देना, ऑयल में, फिर जला के देखना कब ज्यादा जलेगा, जब कागज प्योर रहेगा। ठीक, तुम्हारा जो कागज होता है वो बना किससे होता है? सेलुलोज से ही तो बना होता है। सेलुलोज का मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन है, ये जो कागज पे लिख रहे हो ये सेलुलोज है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसीलिए कागज को जलाओ तुरंत जल जाता है, मगर कागज पे तेल लगा दो तो वो जल्दी नहीं जलेगा। इसी तरीके हेलोजन क्या करता है? ऑयल और फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से उसकी जलने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। जितना ज्यादा हेलोजन्स होगा वो ऑयल और फैट को उतना ही डिसॉल्व करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आग लगी है, ठीक, तो वहां पर आप CCl4 डालोगे, Cl क्या करेगा? जितना ऑयल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, आग बुझ जाएगी। इसीलिए उसको हम लोग पायरीन या फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके प्रयोग करते हैं। जो तुम्हारा Cl पे क्या कहते हैं, मान लो तुमने कहीं पर केरोसिन की वजह से आग लगी है, तो Cl क्या करेगा? केरोसिन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। बोलो बेटा, इतनी बातें समझ में आई? कृपया करके कल आपका एक टेस्ट है, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? कल एक टेस्ट है आपका, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, ठीक? अब जल्दी से सिलेबस खींचेंगे अब, ठीक? अब देखिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट बची है, SN1 SN2 रिएक्शन। ठीक, ठीक है, लीव द क्लास। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? दे मे आस्क। थैंक यू निखिल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर्ष बेटा डेंसिटी कल बता दूंगा, थोड़ा सा उसमें बताना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं क्लोरो एल्केन और क्लोरोफ्लोरेन, इसका डेंस देखो बेटा, वाटर में मास जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
वाटर के कंपैरिजन में इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, मैं कल बता दूंगा। वाटर के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज्यादा होता है, इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और इन केस ऑफ बाकी सब में उनका वॉल्यूम कम होता है, मास ज्यादा होता है। कल बता दूंगा, परेशान मत होइए। किसी कुछ पूछना है बेटा? शुड आई लीव द क्लास? देखिए, बाकी लोग को भी कन्विंस करिए, क्योंकि जो आपके यहाँ लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ क्लास मत करिए, ठीक। 500-700 रुपए की फीस में इससे ज्यादा आपको कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो बाकी लोग को भी मोटिवेट करिए अगर उनको पढ़ना है, ठीक। अगले हफ्ते से हेलो अल्कोहल शुरू हो जाएगा, तो जिनको करना होगा अल्कोहल से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। एवरीवन लीव प्लीज, दोज whose fees are pending, either inform me the reason or please try to pay it as soon as possible. And thank you to all the students of Vassar who have paid their fees timely. Thank you. Leave.